साहित्यकारों को भी तब यातनाएं सहनी पड़ी। राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जेल भी जाना पड़ा। उन्हीं में से एक थे स्वाधीनता सेनानी और प्रखर बहुभाषी लेखक पत्रकार दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर, यानी सुविख्यात गांधीवादी काका साहेब कालेलकर। महात्मा गांधी उन्हें स्नेह से सवाई गुजराती कहते थे। साबरमती आश्रम में निवास के दौरान काका कालेलकर ने सर्वोदय के संपादन में अहम भूमिका निभाई। आजादी मिलने के बाद भी उन्होंने बहुभाषी साहित्य और लेखन के क्षेत्र में अनुपम कार्य किया। महान दार्शनिक श्री अरविंद के मूल्यों से भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। नई दिल्ली स्थित गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा आज भी हमें उनके व्यापक चिंतन और कर्मठता का स्मरण दिलाती है। उनके योगदान को याद करते हुए लेखक कवि पत्रकार विश्वनाथ सचदेव, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, ये नाम कुछ अजीब सा और अपरिचित सा लग रहा है ना? लग सकता है, खासकर आज की नई पीढ़ी को। पर यदि इसकी जगह सिर्फ मैं ये कहूँ काका कालेलकर तो मुझे बहुत संभावना लगती है इस बात की कि नई पीढ़ी के युवा लोग भी हैं, वो भी क्या होंगे, हाँ इन्हें तो हम जानते हैं, गांधी जी के सहयोगी। सच्चाई ये भी है कि आज भले ही हम काका कालेलकर को गांधी जी के सहयोगी के रूप में ही याद करें, पर उनकी पहचान का दायरा बहुत बड़ा है। काका कालेलकर ने गांधी जी के निकट सहयोगी के रूप में स्थान बनाया था अपना इस देश में। वे जाने माने भाषाविद भी थे और जाने माने साहित्यकार भी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी एक पहचान बुनियादी तालीम के पक्षधर की थी और मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला जैसी कई भाषाओं के जानकार के रूप में दुनिया उन्हें अच्छी तरह जानती समझती है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उस दौरान 5 साल से ज़्यादा समय उन्होंने अंग्रेज़ों की जेलों में बिताया था। उसी दौरान काका कालेलकर गांधी जी के साथ यरवदा जेल में भी रहे थे, जहाँ रहकर वो गांधीमय हो गए, एक तरह से ऐसा कहना चाहिए। कहते हैं गांधी जी के सहयोगी होने के नाते ही लोग उन्हें काका कहने लग गए थे और इसलिए वो काका कालेलकर हो गए। गांधी जी बापू और काका कालेलकर काका। आज़ादी मिलने के बाद उनका एक महत्वपूर्ण काम देश के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से नए भारत के नए समाज की रचना में सहयोगी बनना था। वे इस आयोग के अध्यक्ष थे। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पर मूलतः उनका परिवार कर्नाटक से था, इसलिए वे कोंकणी को अपनी मातृभाषा कहा करते थे। दिसंबर सन 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे दत्तात्रेय कालेलकर की शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में ही हुई थी, पर आगे चलकर गांधी जी के निर्देशन में गुजरात उनका कार्यक्षेत्र बन गया। उन्होंने गुजराती सीखी ही नहीं, गुजराती भाषा के विद्वानों में उनकी गणना होने लगी थी। राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अध्यात्म, जाने कितने विषय थे और इन विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। क्रम 30 या 40 की किताबें थीं उनकी इन विषयों पर, जो आज भी पढ़ाई जाती हैं। उन्हें एक चलता फिरता विश्वकोश कहते थे उनके साथी लोग। वे बहुत घूमते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत लिखते थे। हिमालय नो प्रवास, जीवन व्यवस्था, पूर्व अफ्रीका मां, ब्रह्मदेश नो प्रवास, ये उनकी किताबें हैं जो आज भी गुजराती साहित्य जगत में खूब पढ़ी जाती हैं। उनके निबंधों के संग्रह जीवन व्यवस्था को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बाद में वे अकादमी में गुजराती भाषा के सलाहकार भी रहे। गांधी जी उन्हें सवाई गुजराती कहा करते थे। सवाई यानी 1 से चौथाई ज़्यादा, यानी गांधी जी से पे कहीं ज़्यादा गुजराती, ऐसा गांधी जी कहा करते थे उनके लिए। एक हकीकत ये भी है कि ये बहुभाषी साहित्यकार, जो मूलतः मराठी भाषी था, हिंदी का प्रबल समर्थक था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही उनकी गणना उन लोगों में होती थी जो हिंदी को देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा मानते थे और कहा करते थे कि हिंदी ही इस देश को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। शायद महात्मा गांधी की प्रेरणा ही थी कि देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के काम में काका कालेलकर जुड़ गए। सन 1938 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के एक अधिवेशन में काका कालेलकर ने राष्ट्रभाषा प्रचार को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा था। 1935 में कालेलकर राष्ट्रभाषा समिति के सदस्य बने, जो हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के कार्य में संलग्न थी। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर उर्दू के शब्दों से हमारी भाषा अधिक उपयोगी और अधिक स्वीकार की जाएगी। सही भी है,
यदि आज हिंदी में भारत की इतर भाषाओं के शब्द भी जुड़ जाते हैं, हमारी तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं के शब्द यदि जुड़ जाते हैं तो उन भाषाओं में बोलने लिखने वालों को हिंदी अपनी सी लगेगी। ये बात गांधी जी भी समझाया करते थे और काका कालेलकर भी कहा करते थे। गांधी जी की प्रेरणा से नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। उसकी अध्यक्षता भी काका कालेलकर को सौंपी गई थी। तब इस समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनमें एक यह भी थी कि हिंदी, गुजराती और मराठी की एक ही देवनागरी लिपि हो सकती है। बाद में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से मराठी ने तो देवनागरी लिपि को अपना लिया था, पर कुछ कारणों से गुजराती भाषी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल हिंदुस्तानी प्रचार सभा जैसी संस्थाएं आज भी हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने के काम में लगी हुई हैं। काका कालेलकर भी हिंदुस्तानी प्रचार सभा से जुड़े थे। आज ये संस्था 80 साल की हो चुकी है और हिंदुस्तानी के काम को बढ़ावा दे रही है। काका कालेलकर शुरू से ही अपनी धुन के पक्के थे। कालेली नाम के महाराष्ट्र के एक गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। शायद 1903 में मैट्रिक परीक्षा पास करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर वे वकील बनना चाहते थे, शायद LLB की प्रथम परीक्षा भी पास कर ली थी उन्होंने, लेकिन इसके बाद राष्ट्रमत नामक एक मराठी दैनिक से जुड़ गए, यानी पत्रकार बन गए। वहाँ ज़्यादा नहीं टिके, ये बात सही है। ऐसा ही कुछ अध्यापन के क्षेत्र में भी हुआ। बड़ौदा के गंगाधर विद्यालय में तब शिक्षक थे। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण स्कूल बंद करवा दिया। तब पता नहीं क्यों कालेलकर जी ने हिमालय की यात्रा करने की ठानी। कहते हैं तब उन्होंने लगभग 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। बाद में वे हंसते हुए कहा करते थे, बहुत भटका पर मोक्ष नहीं मिला। सच तो यह है कि उनका मोक्ष इस देश की सेवा करने में ही था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान शुरुआत में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर था, पर बाद में जब गांधी जी से मिले तो वे पूरे गांधी में हो गए थे। जैसा कि मैंने कहा, गांधी जी से उनकी भेंट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी। कालेलकर वहाँ पढ़ाया करते थे, पर गांधी जी से जब मिले तो गांधी उनके गुरु बन गए। ये एक निर्णायक मोड़ था उनके जीवन का। गांधी जी की शिक्षा, गांधी जी की अहिंसा, गांधी जी की पत्रकारिता, गांधी जी के विचार, इन सब में जैसे वे रम से गए थे। सच तो ये है कि कालेलकर जी के विचारों और कार्यों पर गांधी और टैगोर दोनों का प्रभाव था। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से अनुवाद भी किया था, और जब गांधी जी जेल गए तो उनके पत्र का संपादन काम भी उन्हें ही संभाला गया था। संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे वे, और बाद में सांसद भी बने। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि 1953 में बनाए गए काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिशों में सभी महिलाओं को पिछड़ी जातियों में रखने की सिफारिश की थी। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था उस ज़माने को देखते हुए कि महिलाओं की स्थिति हम कैसे सुधार सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उन्हें पिछड़ी जातियों के साथ जोड़ दें, तो जो काम पिछड़ी जातियों के लिए होगा वही काम महिलाओं के लिए भी होगा। काका कालेलकर आयोग ने लगभग 70 साल पहले एक बड़ी समस्या की नस पर उंगली रखी थी और उपचार सुझाया था। ऐसे और भी कई अवदान हैं जिनके लिए ये देश काका कालेलकर का ऋणी रहेगा। देश ने अपने सपूत को पद्म विभूषण से सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की थी। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्हें प्रणाम। सवाई गुजराती काका साहेब कालेलकर के व्यक्तित्व के कुछ बिंदुओं को छुआ विश्वनाथ सचदेव ने। स्वरांश सौजन्य उमेश मेहता, आकाशवाणी मुंबई।